गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सीमा आपका स्वागत करती हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी टास्क पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसकी एजेंसियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसका हम थियोरी बेस्ड क्लास पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अगर आपको थियोरी बेस्ड वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको की पॉइंट्स चाहिए या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो को देखेंगे, आपके लिए ये इनफ होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे लाइफ में और पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी क्या रेलेवेंस है, बेसिकली इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के की पॉइंट्स। 1945 से पहले लीग ऑफ नेशन स्थापित था, जिसका मुख्य कार्य था विश्व युद्धों से बचाना, परंतु लीग ऑफ नेशंस असफल रहा। अब देखिए, जो 1945 से पहले का समय था तो वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था। ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही बेसिकली इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था, जिससे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, कोई भी परमाणु हथियारों का युद्ध ना हो। परंतु ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो परिस्थितियां थी उसको काबू में करना, युद्ध तो हो ही चुका था, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों को काबू में करना कुछ हद तक ये सफल भी रहा, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध को रोक पाने में ये असफल हो गया। और इसी के चलते इसे 1945 में इसको बदल कर इसका उत्तराधिकारी के रूप में हमें संयुक्त राष्ट्र संघ मिला, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये 24 अक्टूबर 1945 को बेसिकली इसकी स्थापना हुई, जिसके चलते लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, और इस जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बेसिकली गोल क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है युद्धों को रोकना तथा राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। यानी कि जो भी राष्ट्र ऐसे हैं जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि किसी भी समय उन दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उस युद्ध की स्थिति को रोकना। ठीक है, और उसी के साथ साथ में जो विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी के राष्ट्रों के बीच में आपसी सहयोग की भावना को उत्पन्न करना। ठीक है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। ठीक है, और जो यहाँ पर 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर स्थापना हुई 24 अक्टूबर को, तो इसको बेसिकली कहाँ पर स्थापित किया गया, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। और इसका कहते हैं हम कि किसकी जगह पर, यानी कि किस जगह पर ये बना है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए और आगे पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेश हैं। यह 1 जनवरी 2017 से इस पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, और जो यहाँ के महासचिव हैं, एक देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो महासचिव होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभाल कर रखने में। ये महासचिव होता है, और सबसे ज़्यादा इसको कहते नहीं है कि किसी राष्ट्र का जो राष्ट्रपति है तो वो उस राष्ट्र का पहला नागरिक है और अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे ही ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव होता है। ठीक है, तो अभी इस समय महासचिव कौन है वर्तमान में, एंटोनियो गुटेरेश हैं। और इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी 2017 से वर्तमान तक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को 1 वोट मिलता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आम सभा है, आम सभा का मतलब जितने भी राष्ट्र वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं उन सभी को 1 वोट का अधिकार प्राप्त है।
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास इसके बुनियादी और बनावट सुधार तथा न्यायाधिकार के मुद्दों की समीक्षा की जाए। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ये जताया गया है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है। फिर भी शीत युद्ध हुआ लेकिन कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है। छोटे छोटे गृह युद्ध तो हुआ किए बीच में, लेकिन इसके साथ भी यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये अमेरिका की पृष्ठभूमि पर है और इसमें और भी कई सारी कमियां हैं जिसको सुधारने के लिए कई राष्ट्र डिमांड कर रहे हैं, मांग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें से एक है जो इसका बुनियादी ढांचा है, उस बुनियादी ढांचे में सुधार की जाए और जो उसके न्यायाधिकार की जो प्रणाली है यानी कि जो न्यायाधिकार के जो मुद्दे हैं उनकी जो समीक्षा की जाती है उस समीक्षा को भी सही किया जाए, ठीक है। आगे ही बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो स्थायी परिषद है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो स्थायी सदस्य हैं उन सदस्यों को लेकर रहता है बेसिकली यहाँ पर जो इसके सुधार की मांग, ठीक है, उसमें तथा इसके हितों में पश्चिमी हितों की छाप होती है। और जो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका की पृष्ठभूमि पर बना हुआ है ना, तो पश्चिम का राष्ट्र है वो सभी और जितने पुराने डेवलपिंग कंट्री जो पहले से डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, तो जो विकसित राष्ट्र हैं ऑब्वियस सी बात है कि उनकी छाप ज़्यादा गहरी होगी। तो यहाँ पर यही कहने की बात है कि जो पश्चिमी राष्ट्र है ना उनके हितों की यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है या फिर उनके बोलबाला ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाले मानदंड। अब देखिए यहाँ पर कोई राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थायी सदस्य कब बन सकता है या फिर सदस्यता कब ले सकता है, ठीक है। अब स्थायी सदस्य बनने की तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई बात नहीं हो रही कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐसा मानदंड या फिर कोई ऐसा घोषणा पत्र या कोई ऐसी रिपोर्ट में अपने जाहिर किया हो कि हम स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे या फिर स्थायी सदस्यता ही को ख़त्म कर देंगे, ऐसा तो कोई भी वहाँ पे बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य की बात करें तो यहाँ पर इसकी सदस्यता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या मानदंड हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, जो भी कंट्री यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहती है उसकी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो, इसकी बड़ी सैनिक ताकत हो, उसके पास काफ़ी सारे सैनिक हो, ठीक है, बड़ी तादाद में, और यूनाइटेड नेशन के जो बजट है उस बजट में अधिक योगदान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो वहाँ पे बजट पास होता है तो उस बजट को पास करने में उसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया हो। इसी के साथ साथ में उस राष्ट्र की बड़ी जनसंख्या हो, ठीक है, काफ़ी सारी जनसंख्या होनी चाहिए वहाँ पर। जनसंख्या के आधार से भी वहाँ पर काफ़ी विशालता होनी चाहिए। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो विविध संस्कृतियों के साथ में, यानी कि वहाँ पर सिर्फ एक संस्कृति का बोलबाला ना हो, वहाँ पर एक से ज़्यादा संस्कृतियाँ विद्यमान हो, वहाँ पर रह रही हों, वहाँ पर अपने आप को सरवाइव कर रही हों, ठीक है। तो विविध संस्कृतियाँ भी होनी चाहिए उस राष्ट्र में। अब देखिए यहाँ पर फिर हम बात कर रहे हैं कि जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों जो सदस्य हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए डिमांड हो रही है जो भी विकासशील राष्ट्र हैं उनके द्वारा। इन 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है जबकि अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए सदस्यता प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। जो इनके जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर है और वो कभी भी स्थगित नहीं होंगे, वो लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर है। जबकि जो अस्थायी सदस्य हैं वो केवल 2 वर्ष के लिए यहाँ पर उनको सदस्यता प्राप्त होती है, ठीक है, वो 10 सदस्य। और जो आम सभा है उसमें तो वो हमेशा जब तक रहना चाहें तब तक रह सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन को प्रासंगिक बनाने के लिए उठाए गए कदम। अब यूनाइटेड नेशन की जो रिलेवेंस है उसको और रिलेवेंस उसकी जो ख़त्म ना हो, उसको वो वैल्यूएबल रहे, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया, ठीक है।
जो ऐसा आयोग हो जो युद्ध की स्थिति को टालकर शांति स्थापित कर सके। इसके साथ साथ में यदि कोई राष्ट्र अपने विचारों तथा नागरिकों को सुरक्षा पहुंचाने में असफल हो तो वह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सहायता का हकदार है। ठीक है, कोई ऐसा कमज़ोर राष्ट्र है जिस पर कोई आपत्ति आने वाली है, यानी कि कोई दूसरा राष्ट्र, ताकतवर राष्ट्र उस पर हमला करने वाला है और वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी हेल्प करेगा। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 से सक्रिय हुई और यहाँ पर बेसिकली ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि मानवाधिकार के मानदंड कौन कौन से, मानवाधिकार क्या है इत्यादि। ठीक है, जो 2006 से सक्रिय हुआ यानी कि कार्यरत हुआ। इसके साथ साथ में जो 4th पॉइंट है ये है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। ठीक है, ये कुछ डेवलपमेंट के गोल्स हैं, इनको भी किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं इस पे काफ़ी सारी बातें हुई। आतंकवाद की निंदा और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी टेररिज्म को कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो टेररिज्म को यहाँ पर निंदा यानी कि बुराई की गई है और लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को यहाँ पर और बढ़ाने की बात की गई है। ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्यायस्थिता परिषद को ख़त्म करने की बात भी यहाँ पर ये करता है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद। अब देखिए यहाँ पर हम कोई भी टॉपिक है तो उसको हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ज़रूर पढ़ेंगे। तो भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। ठीक है, कि जो सुरक्षा परिषद की जो संरचना है यहाँ पे 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं और इस बाकी जो सदस्य हैं वो केवल आम सभा के सदस्य हैं। इस चीज़ को लेकर यहाँ पे मतलब भारत की थोड़ी सी टेंशन है कि इनकी जो संरचना है उसको सुधार किया जाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ में भारत ये चाह रहा है कि जो स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी कि दोनों ही तरीके की जो सदस्यता है उसमें बढ़ोतरी हो, संख्या बढ़ जाए। विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत जो विश्व में दूसरे नंबर पे जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बड़ा है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, फिर भी भारत को स्थायी सदस्यता क्यों प्राप्त नहीं हो रही। ठीक है, और भारत को स्थायी सदस्यता ना मिलने के कुछ कारण हैं। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान व चीन से कटु संबंध है, जबकि जो चीन है वो स्थायी सदस्यता उसके पास है। तो हर बार जब भी भारत आवेदन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है अपनी स्थायी सदस्यता के लिए, तो यहाँ पर चीन उसका अपना वीटो पावर यूज़ करके उसको स्थगित कर देता है। परमाणु हथियार एक चिंता। भारत के पास परमाणु हथियार हैं। कहीं स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के बाद भारत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, इसकी भी चिंता रहती है। कुछ मानना है कि ऐसे ही विकासशील देशों को शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे जो स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं उनका ये मानना है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, अगर हम उसको स्थायी सदस्यता प्राप्त उसको कर देंगे या स्थायी सदस्यता के रूप में उसको हम उसकी सदस्यता प्राप्त कर देंगे, दे देंगे उसको, तो ऐसे ही और विकासशील राष्ट्र हैं उन्हें भी तो हमें सदस्यता देनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्र। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका का प्रभुत्व रहा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ इसी की पृष्ठभूमि पर है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो सोवियत संघ जो है उसका जब शीत युद्ध के बाद पतन हो गया तो अमेरिका ही एक महाशक्तिशाली देश के रूप में सामने आया और जो अमेरिका है उसी की पृष्ठभूमि पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका का जो वैल्यू है वो उससे थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये महाशक्ति है, तो क्यों इसको महाशक्ति कहा जाता है और क्यों इससे सभी राष्ट्रों को डरने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, हालांकि है नहीं, आज वर्तमान में सभी राष्ट्र परमाणु संपन्न है कुछ को छोड़ के, लेकिन फिर भी क्यों ये और महाशक्ति और शक्तियों से क्यों ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, इसका एक रीज़न ये भी है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ पर है, अमेरिका में है। ठीक है, और यहाँ पे अमेरिका यूनाइटेड नेशन की बात को अनदेखा कर सकता है। ठीक है, जो अमेरिका है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात को अनदेखा तो कर सकता है, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है कि वो अनदेखा इसलिए नहीं करता क्योंकि अमेरिका प्रभुत्वशाली है, अमेरिका में अपना वर्चस्व स्थापित करने की क्षमता है पूरे विश्व पर। लेकिन फिर भी अमेरिका
के पास एक शक्ति नहीं है कि सभी राष्ट्रों को इकट्ठा करके किसी भी मसले पर वो विचार विमर्श करने के लिए विवश कर सके सभी राष्ट्रों को, ठीक है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास है। किसी संगठन के द्वारा ही कोई राष्ट्र किसी संगठन की जब सदस्यता लेता है तो उस संगठन की बात मानने के लिए वह बाध्य होता है और मानता भी है, लेकिन कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। इसीलिए यही रीज़न है इसका। तो यूनाइटेड नेशन की तरह 190 देशों को इकट्ठा करके सहयोग की भावना उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सभी कोऑपरेट करें, इसके लिए वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती अमेरिका अन्य राष्ट्रों पर नहीं कर सकता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमियां हैं, परंतु इसके बिना दुनिया सुरक्षित नहीं रह सकती, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन है, जैसे इसकी स्थायी सदस्यता को बढ़ावा जाए, अस्थायी सदस्यता को बढ़ावा जाए, ठीक है। इसकी जो न्यायिक समीक्षा है उसके मुद्दों को सुलझाया जाए, ठीक है, और उनमें और भी ज़्यादा सफाई लाई जाए। ये सभी चीज़ें मतलब एक ऐसी हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जिसके बिना विश्व को सुरक्षित देख पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ पर कई रीज़न है विश्व को सुरक्षित ना पाने के, क्योंकि यही एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है जहाँ पर विश्व के सभी राष्ट्र मिलकर आपस में किसी भी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श कर सकते हैं, और कोई जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं। तो इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसियाँ और इसकी जो भी संगठन है, और जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, वर्ल्ड बैंक, ये सभी हो गए, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आज के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।